Hello students, this is Rahul Padhania and you are watching Being Biological. Today we are going to discuss the solution of NCERT exercise of chapter 5, that is separation of substances. इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिनके अभी हम सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव 2 एग्जाम्पल्स। हमसे पूछा गया है एक मिक्सचर के हमें कंपोनेंट्स को अलग क्यों करना चाहिए और 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर होगा क्योंकि एक मिक्सचर में अब जो कंपोनेंट हो सकते हैं वो तो यूज़फुल भी हो सकते हैं और नॉन यूज़फुल भी हो सकते हैं। तो उन कंपोनेंट में से नॉन यूज़फुल को अलग कर देना और यूज़फुल को अलग कर देना, ताकि जो यूज़फुल है हमारे काम आ सके और नॉन यूज़फुल को हम डिस्कार्ड कर सकें। या कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, उनको हम यूज़फुल से अलग कर देते हैं। इसलिए हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे चाय पत्ती में से हम चाय में से चाय पत्ती को अलग कर देते हैं या भूसे को अलग कर देते हैं ग्रेन में से। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। अगर इंग्लिश में देखें, इसका आंसर जो है, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर to separate the useful components from the non-useful components or some harmful components. Example, tea leaves are separated from tea and husk is separated from grains. तो ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। हमने चैप्टर में देखा था जो सेपरेशन टेक्निक्स थी उनमें से एक टेक्निक विनोइंग भी थी। इसमें हम क्या करते थे, जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर देते हैं। हैवियर से लाइटर कंपोनेंट को हम अलग कर देते हैं विद हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर, उसे कहते हैं हम विनोइंग। डेफिनेशन देखें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज्ड। इसको कहाँ कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फार्मर जो किसान होते हैं वो जब भी गेहूँ या अनाज को काट लेते हैं उसकी थ्रेशिंग के बाद, तो उसमें से जो भूसा थ्रेशिंग करते हैं, तो थ्रेशिंग के टाइम भूसे और अनाज को अलग करने के लिए विनोइंग का यूज़ करते हैं। दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। Third question is, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? आपसे पूछा गया है कि दालों को पकाने से पहले उसमें से हस्क भूसे को या डर्ट पार्टिकल्स को कैसे अलग किया जाए। तो जब भी हम मम्मी घर पे दाल बनाती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी एक प्लेट में से दाल ले लेती है, मान लिया दाल है, राजमा बना रहे हैं मान लिया आज हम घर पे, फिर उसमें मम्मी पानी डाल देती है। पानी डालने से क्या होगा, जो पल्सेस हैं हमारी राजमा के दाने हैं वो तो हैवी होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे तली में, लेकिन जो भी डर्ट पार्टिकल्स होंगे या हस्क होगा वो क्योंकि हल्का होता है पानी के ऊपर तैरता रहेगा। फिर इस प्लेट में से इसको हम नीचे उड़ेल देते हैं पानी को। तो इस तरह से क्या होता है, जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हैं पानी के ऊपर तैर रही हैं, पानी में घुल चुकी हैं, वो अलग हो जाएंगी हमारे पल्सेस से। तो इस तरह से हम दालों को पकाने से पहले उसमें से हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। आंसर देखें, अगर टू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, वी नीड टू वॉश द पल्सेस विद वाटर। हमें दालों को पानी से धो लेना चाहिए। हस्क और डर्ट पार्टिकल्स बीइंग लाइटर, जो डर्ट पार्टिकल होंगे या भूसा होगा वो हल्का होता है, विच कीप फ्लोटिंग इन वाटर एंड पल्सेस ग्रेन विल सेटल डाउन सो वी कैन ईजिली रिमूव देम। देन वाटर विद इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। हम डिकेंटेशन पढ़ चुके हैं। सेडिमेंटेशन के बाद जब पानी को हम अलग कर देते हैं, पोर आउट करते हैं, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज। सीविंग क्या होती है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा था सीविंग वह मेथड होता है जहाँ पे साइज के बेस पे जो बड़े आकार के इम्प्योरिटीज़ हैं या बड़े आकार के पार्टिकल हैं उनको छोटे आकार के पार्टिकल से अलग कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ ए सीव, छन्नी की हेल्प से।
इस मेथड को कहते हैं हम सीविंग। तो सीविंग इज ए मेथड बाय विच स्मॉल साइज्ड फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग ए सीव। इसको अब यूज़ कहाँ होता है, आपने देखा होगा जैसे घर पे हम आटा छानते हैं, क्यों? ताकि उस आटे में से भूसा निकल जाए। तो जैसे बड़ी बड़ी आटे की मिल होती हैं, तो आटे की मिल में आटे को साफ़ करने के लिए, फ्लोर को साफ़ करने के लिए सीविंग का यूज़ होता है। या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे काम चल रहा है किसी मकान का, तो जब प्लास्टर करते हैं दीवारों के ऊपर, तो उसके लिए साफ़ रेत, सैंड चाहिए होता है हमारे को। तो उस टाइम में सैंड में से स्टोन और बड़े पार्टिकल्स बाहर निकल जाएं, तब भी सीविंग का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे एक आदमी एक सीव के ऊपर, इस तरह सीव बनाई गई है, छन्नी है, उसके ऊपर रेत फेंक रहा है, एक बकेट जैसे इससे इस पे रेत फेंक रहा है। तो रेत का ढेर नीचे लग जाएगा फाइन पार्टिकल का, लेकिन जो बड़े स्टोन होंगे वो यहाँ नीचे गिर जाएंगे, यहाँ से आके यहाँ गिर जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स और एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। इन फ्लोर मिल्स impurities like husk and stones are removed from wheat. Pebbles and stones are removed from sand by sieving. Fifth question देखते हैं, How will you separate sand and water from their mixture? आप कैसे एक रेत और पानी के मिक्सचर में से उन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करेंगे? तो आपने देखा था आपकी एनसीईआरटी बुक के जब हमने पढ़ा था, तो अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर हमारे लिए एक बकेट में सैंड और पानी घुला हुआ है साथ में, तो हम उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जो सैंड होता है वो हमारा हैवी होता है, वो कुछ टाइम बाद नीचे तली में बैठ जाएगा, इसके बॉटम पे बैठ जाएगा, और इस नीचे बैठने को कहेंगे हम सेडिमेंटेशन। जब हैवी पार्टिकल्स पानी में घुलने के बाद नीचे बैठ जाता है, उसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। अब इस बकेट में से साफ पानी को हम पोर कर लेंगे किसी दूसरे कंटेनर में। इस पोरिंग को बोलते हैं हम डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से हम सैंड और पानी के मिक्सचर में से सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं। वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। फर्स्ट वी विल लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज़ हैवियर, जो सैंड भारी होता है, is settled down at the bottom, ये बॉटम के ऊपर बैठ जाएगा। This process is known as sedimentation. After that we will pour water into another container. हम उसके बाद पानी को दूसरे कंटेनर में pour out कर देंगे। This process is known as decantation. In this way the mixture will be separated. Next देखते हैं 6th question. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? मान लिया गलती से आप घर पे हैं, आप चाय में चीनी डाल रहे थे, लेकिन चीनी का डब्बा हाथ से छूट के आपके जो आटे का कंटेनर था उसमें गिर जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप चीनी को आटे में से अलग कर सकते हैं? तो यस, क्योंकि आप सभी जानते हैं चीनी का पार्टिकल साइज क्या होता है, ये क्यूब होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं ये, लेकिन जो आटा है बिल्कुल बारीक होता है वो। तो अब जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? वो होता है सीविंग। तो हम दोनों को सीविंग की हेल्प से अलग कर सकते हैं। जो हैवी होंगे पार्टिकल, बड़े वाले होंगे पार्टिकल, वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे, छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे, और आटा हमारा नीचे गिर जाएगा। इस तरह सीविंग की हेल्प से हम शुगर और व्हीट फ्लोर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। Sugar can be separated from wheat flour by sieving due to difference in the size of particles. पार्टिकल के साइज के डिफरेंस के कारण शुगर पार्टिकल जो बड़े हैं, being larger, will stay on sieve and wheat flour will pass through it. ठीक है, तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। How will you obtain clear water from a sample of muddy water? आपके पास कीचड़ वाला पानी है, यानी गंदा सा पानी है, उसमें से आपको साफ़ पानी निकालना है, यानी कीचड़ को अलग करना है और साफ़ पानी को अलग करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा हुआ है ये, या तो आप उसको सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं, डिकेंटेशन से, या सिंपली फिल्ट्रेशन से भी उसको अलग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके ऊपर कीप यानी एक फ़नल रख देंगे, इस फ़नल में फ़िल्टर पेपर लगा देंगे।
अब जो गंदा पानी मडी वाटर होगा हम इसको इसमें पोर इन कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब जो मड होगा उसके पार्टिकल साइज बड़ा होता है, वो रह जाएगा यहीं फिल्टर पेपर में ही, लेकिन पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे इसमें भर जाएगा, साफ पानी। इस तरह फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम मडी वाटर में से क्लियर वाटर को अलग कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन clear water from a sample of muddy water by the process of filtration. In this method we use a filter paper which is fixed in funnel. हम एक फिल्टर पेपर जो फनल में फिक्स किया है हमने। Then the mixture is poured on the filter paper. अब इस मिक्सचर को इस फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देंगे। Mud particles being larger in size remain on the filter paper whereas clear water will pass through it. तो इस तरह हमें मडी वाटर में से क्लियर वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। जो फर्स्ट है इसमें, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। जो सीड हैं धान के, उनको हम उसके तने या पौधे में से अलग कैसे करते हैं? थ्रेशिंग की हेल्प से। आपने देखा था थ्रेशिंग, जो किसान जोर जोर से पीट रहा था हमारे स्टॉक्स को बीज अलग करने के लिए, उस मेथड को कहते हैं थ्रेशिंग। सेकंड है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। मिल्क जब ठंडा हो जाता है गर्म करने के बाद, उसको एक कपड़े के ऊपर पोर कर देते हैं। उसको एक कपड़े के ऊपर हम पोर कर देंगे तो मलाई रह जाती है और दूध चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मलाई को दूध से अलग करने वाले इस मेथड को कहेंगे हम फिल्टरेशन। सी जो नेक्स्ट है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। हमें नमक मिलता है समुद्र के पानी से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जहाँ पानी उड़ जाएगा नमक हमारा पीछे रह जाता है। डी जो 4th फिल इन द ब्लैंक है, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. जो impurities होंगी, जो गंदगी होगी कीचड़ वाले पानी में से, वो एक बकेट में नीचे बैठ जाती है एक रात रखने के बाद। द क्लियर वाटर वाज देन poured ऑफ फ्रॉम द टॉप। जो साफ पानी होता है उसको ऊपर से हम दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को क्या कहेंगे हम? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन विच इज ट्रू और फॉल्स। हमें सही या गलत बताना है। इनमें से सही है ये सेंटेंस या गलत है? पहला सेंटेंस हमें बताया गया है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दूध और पानी को क्या हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, दिस इज फॉल्स। सेकेंड इज ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या आप नमक और शुगर के पाउडर के मिक्सचर को विनोइंग से अलग कर सकते हैं? तो विनोइंग वो मेथड है जहाँ पे हल्के और भारी पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, लेकिन शुगर और सॉल्ट का वेट लगभग सेम होगा, तो हम विनोइंग से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। थर्ड है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। हम चाय में से चीनी क्या फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स होगा। एंड फोर्थ इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्या अनाज के दाने और भूसे को हम डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स ही होगा। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड, यानी नींबू पानी को बनाते हैं बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। नींबू के रस को और चीनी को पानी में घोल के नींबू पानी बनता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आप चाहते हैं कि गर्मियों में आप ठंडा नींबू पानी पिए, इसलिए आप इसमें आइस बर्फ डालना चाहते हैं। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। आपको उस लेमनेड में बर्फ कब डालनी चाहिए? चीनी घोलने से पहले या चीनी घोलने के बाद? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। किस केस में आप ज़्यादा शुगर घोल सकते हैं? तो सभी जानते हैं, हमने देखा था चैप्टर में कि जब भी चीज़ें ठंडी होती हैं, पानी ठंडा होगा तो उसमें चीज़ें कम घुलती हैं। ठंडे पानी में चीज़ें कम घुलती हैं, यानी सैचुरेशन पहले आ जाती है।
सैचुरेशन पहले आ जाती है। लेकिन उसे थोड़ा गर्म करें, हम उसे थोड़ा सा गर्म कर दें तो उसमें हम ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं, यानी सैचुरेशन हमारी डिले हो जाती है। तो जैसे कि हमें लेमोनेड बनाना है, उसमें आइस डालनी है, तो आइस हमें कब डालनी चाहिए? चीनी घोलने से के बाद। पहले चीनी घोल लेंगे फिर उसमें आइस डालेंगे, इससे हम ज़्यादा चीनी इसमें घोल सकते हैं और जल्द ही घोल सकते हैं। तो वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर बिकॉज द डिजॉल्विंग पावर ऑफ वाटर डिक्रीजेज with decrease in temperature, that is it will attain saturation earlier, यानी जो पानी की डिजॉल्विंग पावर है वो ठंडा होने पे कम हो जाती है और गर्म होने पे वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें आइस क्यूब कब डालने हैं? चीनी घोलने के बाद डालने हैं। सो इफ वी ऐड आइस बिफोर डिजॉल्विंग शुगर, लेस अमाउंट ऑफ शुगर विल गेट डिजॉल्व्ड, हेंस वी शुड ऐड आइस टू द लेमोनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। इसलिए हमें आइस क्यूब्स कब डालने हैं? चीनी घोलने के बाद डालने हैं, पहले नहीं डालने हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी चैप्टर 5 की। इस सभी को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।